ये टारगेट आप रख लीजिए। सो लेटर मुगल्स के अंदर सबसे पहला बंदा जो था दैट वाज बहादुर शाह। इनिशियली ही वाज कंप्लेसेंट टुवर्ड्स बंदा बहादुर एंड टुवर्ड्स मराठास। लेटर ऑन ही डिफीटेड बंदा बहादुर बाद में। तो यही इसका मेन है जो बंदा है। इसके बाद में बंदा जो बैठता है वो था जहांदार शाह। जहांदार शाह बेसिकली जुल्फ़िकार ख़ान की वजह से राजा बनते हैं, बट ही वॉज़ नॉट एबल। वो उसका नेफ्यू था। फिर फ़र्रुख सियार जो था वो इसको हरा देता है, इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। फिर फ़र्रुख सियार राजा बनता है, दैट इज़ बादशाह बनता है। और फ़र्रुख सियार अब्दुल्ला ख़ान और हुसैन ख़ान की वजह से, दैट दोज़ आर दी सैयद ब्रदर्स, उनकी वजह से, उनकी मदद से राजा बनता है। और फ़र्रुख सियार वो बंदा है जिसने ब्रिटिश को एक फरमान जारी किया था जिससे टैक्स फ्री वो लोग, मतलब साल में उनको एक अमाउंट देना पड़ता था, उसके बाद वो जितना यहाँ से ट्रेड करना चाहें वो ट्रेड कर सकते थे। इसका रीज़न ये बताते हैं कि फ़र्रुख सियार वॉज सफरिंग फ्रॉम सम गुप्त डिजीज़, गुप्त रोग हो गया था उनको, एंड ही वॉज ट्रीटेड बाय अ ब्रिटिश डॉक्टर। तो ये रीज़न था। साथ ही साथ में फ़र्रुख सियार वो बंदा है जिसने मराठाओं को सरदेशमुखी और चौथ वसूल करने का, जो ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं, अधिकार दिया था, इन ल्यू ऑफ कि जब उन्हें बुलाया जाएगा तब वो फोर्स लेकर आएंगे। तो फ़र्रुख सियार तीसरा बंदा है लेटर मुगल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। दैन इसके बाद मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह 1719 के आसपास कुछ था, और इसके टाइम पर नादिर शाह ऑफ पर्शिया ये अटैक करता है इंडिया के ऊपर, और नादिर शाह सब कुछ लूट कर ले जाता है। सो दैट वाज अ बड़ा काम था। और इसका नाम मोहम्मद शाह का, ही वॉज अ प्लेजर सीकिंग बंदा, अय्याश किस्म के थे, तो इनका टाइटल दिया गया है एक रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला। एंड खैर नहीं हो, अब इसी टाइम पर एक बंदा था निज़ामुल मुल्क, इसको अपॉइंट किया जाता है एक प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर, और यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये निज़ामुल मुल्क जो थे ये एक तरह से बहुत ज़्यादा वीक थे और साउथ के अंदर अपना खुद का टेरिटरी एस्टैब्लिश कर देते हैं। और इसी टाइम पर ये जब एमपी के पार्ट्स में से गुजर रहे होते हैं तो दोस्त मोहम्मद ख़ान इनकी सजरेंटी ले लेते हैं कि हाँ ठीक है साहब, हम आपकी सजरेंटी में हैं। फिर बाद में जब मराठाओं से इनकी वॉर होती है तो फिर भोपाल स्टेट वेंट अंडर दी मराठास, ये यहाँ पर इनकी स्टार्ट होती है। और ये वो टाइम पीरियड है जब मराठा स्टेट, अभी हम मराठा की बात करेंगे, ये वो टाइम पीरियड है जब मराठा स्टेट टूटना चालू हो जाएगा, और अलग अलग जगहों पे जो भोंसलेज थे उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, एंड दे विल ट्राई टू रेड इन द नॉर्दर्न एरियाज़। और पेशवा का ऑफिस काफ़ी तगड़ा हो जाएगा, और उस पेशवा के ऑफिस से कुछ लोगों को एमपी के अंदर कुछ टेरिटरीज़ दी जाएंगी, जिसमें से देवास की टेरिटरी है, धार की टेरिटरी है, और फिर इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सिंधियाज़ और होलकर्स को महेश्वर की, इंदौर की और उज्जैन की टेरिटरी सौंपी जाएगी रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नए स्टेट्स का इमरजेंस होना चालू हो जाता है, ख़ास तौर पर एमपी के अंदर। इसी टाइम पर एक बंदा था मुर्शिद कुली ख़ान, ये बंगाल को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट कर लेता है, और उसके बाद में बंगाल के एक नवाब बनते हैं अलीवर्दी ख़ान। ही वॉज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। साथ ही साथ में सादात ख़ान थे जो गवर्नर थे अवध के, ये अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। तो अवध वेंट इंडिपेंडेंट, बंगाल वेंट इंडिपेंडेंट, साउथ के जो स्टेट्स थे वो टूट जाएंगे अंडर निज़ामुल मुल्क, एंड हैदराबाद स्टेट विल बी फॉर्म। साथ ही साथ में मैसूर स्टेट आज़ाद हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेट्स अलग अलग हो जाते हैं। कम द मिड पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, दैट इज़ रफली अराउंड 1750 के आसपास, अहमद शाह बिकेम द बादशाह ऑफ मुगल्स। अब अहमद शाह जब बनते हैं तो अहमद शाह अब्दाली का अटैक होना चालू होता है। सबसे पहला अटैक इनिशियली अहमद शाह अब्दाली का अहमद शाह के टाइम पर होता है, बाद में फिर ये अटैक करते रहते हैं। और इसके बाद में बंदा जो बनता है दैट वाज आलमगीर। ये जो आलमगीर था इस टाइम पर, दैट इज़ 1754 से 1759, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली के आसपास कब्ज़ा कर लेता है, मराठास भी दिल्ली के आसपास आके कब्ज़ा कर लेते हैं। देन फाइनली शाह आलम II 1759 से ये रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है। शाह आलम II के टाइम पर अहमद शाह अब्दाली का ख़तरनाक अटैक होता है, और इस टाइम पर अटैक करने में रोहिल्लाज जो थे वो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के अंदर बसे हुए थे, तराई वाले बेल्ट के अंदर ये लोग अफ़गान थे। ये लोग बुलाते हैं उनको, अहमद शाह अब्दाली को, कि अटैक करो, फाइनल अटैक करो। मराठास की ट्रीटी थी मुग़लों के साथ, मुग़लों को बचाने के लिए मराठास पहुंचते हैं और 1556 की लड़ाई होती है, सॉरी 1556 बोल रहा हूँ, 1761 की, 1761 कहाँ 1556 बोल रहा, दैट इज़ पानीपत II, पानीपत थर्ड 1761 की लड़ाई होती है, जिसके अंदर मराठास बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ से पेशवा जो उस टाइम करंट पेशवा थे, ही वॉज सो शॉक, ही डाइड वेरी सून आफ्टर, एंड यहाँ से डिक्लाइन शुरू होता है मराठास का, और फेडरल स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होने चालू हो जाते हैं। इसके बाद जो बंदा बैठता है, ही वॉज नॉन एग्जिस्टेंट बंदा, अकबर II, एंड देन फाइनली बहादुर शाह जफ़र II. He was a poet who was exiled to Rangoon after 1857 revolt. So ये कुछ लेटर मुगल्स के कामकाज हैं।
जो लेटर मुगल्स हुए हैं उनके बीच की बात है। लेकिन इसी टाइम पीरियड पर देयर वेर सर्टन किंगडम्स जो इवॉल्व होती हैं, जो धीरे धीरे यहाँ पर रोल प्ले करेंगी। मुगल्स डाउन हो रहे हैं, बंगाल अलग हो गया है, अवध अलग हो गया है, साउथ के अंदर मैसूर स्टेट टूट चुका है, हैदराबाद स्टेट टूट चुका है, एंड छोटे छोटे जो कर्नाटक वाला बेल्ट है तो वहाँ के नवाब अलग हैं। तो इन सब जगहों के ऊपर ब्रिटिश टेरिटरी के राजा अलग है। सो टेरिटरी के अंदर उन राजाओं के टेरिटरी के अंदर बिजनेस करने के लिए ब्रिटिश वेयर मौजूद, वो वहाँ पे काम करते थे। साथ ही साथ में फ्रेंच भी पहुँच गए। फ्रेंच सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट देते हैं अपना, और फ्रेंच लोग राजाओं की मदद करना शुरू कर देते हैं हथियारों से, सोल्जर्स से, एंड एवरीथिंग। देयर इज़ अ डिफरेंस। ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है दैट हैज़ बीन चार्टर्ड बाय द रॉयल क्राउन, वेयर एज द फ्रेंच स्टेट्स की तरफ से आए हुए हैं, यानी फ्रेंच डायरेक्टली रिलेटेड हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से। ये वो टाइम पीरियड है जब 1700s, जब फ्रांस ऑलरेडी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड की एनिमोसिटी तगड़ी चल रही है। यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड आपस में उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से यूरोप में बिहेव करते हैं। तो इनिशियली यहाँ कर्नाटक के अंदर कुछ पंगा फंसता है। एक राजा को राजा बनना था, दूसरा बोलता है मैं बनूंगा, तो एक्सटेंशन की बात आ जाती है कि कौन थ्रोन पे एक्सटेंड करेगा, कौन बनेगा राजा। सो एक तरफ फ्रेंच रहते हैं, एक तरफ ब्रिटिश रहते हैं। होता है कि यूरोप में एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रही है, वो भी इसी वजह से चल रही है। वहाँ पे किसी को राजा बनाना था, तो वहाँ की लड़ाई यहाँ पे रूप ले लेती है और यहाँ लड़ाई चालू हो जाती है। सो दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट कर्नाटक। फर्स्ट कर्नाटक ख़त्म हो जाती है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में फिर संधि वंधि हो जाती है। इसी तरह से सेकंड कर्नाटक शुरू होती है और इसी तरह से थर्ड कर्नाटक होती है। तो 3 कर्नाटक हैं, 2 कारण होते हैं। एक है इंटरनेशनल कारण और एक है लोकल मुद्दा, किस मुद्दे के ऊपर हम लड़ेंगे। सो 2 कारण हैं। एक है इंटरनेशनल, जो एनिमोसिटी उनकी परमानेंट चली आ रही है, जो बिल्डअप कॉजेज, बिल्डअप कॉज के कभी भी बोलो हम तो लड़ लेंगे तुमसे, रेड कोट एंड ब्लू कोट, दे आर गोइंग टू फाइट विद ईच अदर। सो दैट वाज द केस। और वहाँ अगर संधि होगी तो यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, यहाँ पर भी पीस हो जाएगा। तो 3 कर्नाटिक वॉर्स होंगी, जिसमें फर्स्ट हो चुकी, अभी हो चुकी। अब 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली लड़ाई करने पहुँच रहे हैं। आपको एक चीज़ बताई थी अभी मैंने कि अली वर्दी ख़ान पावरफुल राजा हो जाते हैं, बंगाल वाला करने की कोशिश करते हैं मुर्शिद कुली खान के बाद। अली वर्दी ख़ान का लड़का नहीं होता है, तो उसकी बेटी का बेटा यानी उसका नवासा, उसको ये अपनी गद्दी सौंप के चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब जब उसका नाम था सिराज, तो सिराज भैया यंग थे, ये देखते हैं कि यार ख़जाना खाली है और कारण ढूंढने की कोशिश करते, कमेटी वमेटी बनाते होंगे, कमीशन बनाते होंगे। कमीशन बनाने के बाद पता चलता है उनको कि जो फ़र्रुख सियार ने टैक्स फ्री बोल रखा था, इस वजह से ये टैक्स नहीं देते हैं। तो ये बोलते हैं लो अब हम हैं, मुग़ल गए, अब आप हमें टैक्स देंगे। सो अंग्रेज़ मना कर देते हैं, बोले साहब ऐसा कैसे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोलते हैं क्योंकि राइवलरी चल रही है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, और दोनों जगह पर हैं, बंगाल में भी हैं फ्रेंच और बंगाल में ब्रिटिश भी हैं। ब्रिटिश की जो टेरिटरी थी वो कोलकाता थी, इसी तरह से फ्रेंचों की भी टेरिटरी हुआ करती थी। ये दोनों अपनी किलाबंदी कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज खुली थी यहाँ पे किले बना रहे थे, वो फोर्टिफिकेशन करना चालू कर रहे थे, आर्मामेंट भर रहे थे। तो बोलते भैया ये टेरिटरी मेरी है, इसमें आप कैसे हथियार इकट्ठा कर सकते हो, आप अपनी फोर्स कहाँ से ला सकते हो। सो ऐसे कई चीज़ें थी जिनको इसने ऑर्डर दिया। फ्रांसीसी जो थे, फ्रेंच लोग जो थे, उन्होंने अपना वो काम रोक दिया। अब उन्होंने जब अपना काम रोक दिया तो अंग्रेज़ रुके नहीं। सो एक बैटल ऑफ कोलकाता होती, कैलकाटा, इसके अंदर सिराज भाई कैप्चर कर लेते हैं कैलकाटा को। अब सिराज भैया ने कैप्चर कर लिया कैलकाटा, तो सिराज भैया के कुछ लोग घुसते हैं, अंग्रेज़ों को इकट्ठा करते हैं, कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं, ताला डाल देते हैं। 140+ एग्जैक्ट फिगर पे मत जाना, लोगों को बंद किया था, जिसमें 123 मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो इसको कहा गया है हिस्ट्री के अंदर द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल से, कभी ज्योग्राफी के ब्लैक होल से कंसेप्ट मत कर लेना, इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल कहा गया है, हिंदी में काल कोठरी की घटना कहा गया है। यहाँ से फिर एक व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है साउथ इंडिया के अंदर, मद्रास उस टाइम इनका बड़ा गढ़ था, मद्रास के अंदर बड़ी बड़ी रेजिमेंट्स रहा करती थी। तो वहाँ जब वो मैसेज पहुँचता है तो वो मैसेज ये होता है कि भैया आओ बचाओ। इस टाइम पर सेकंड कर्नाटिक वॉर जस्ट खत्म हुई है, और सेकंड कर्नाटिक वॉर के अंदर क्लाइव नाम का बंदा एक हीरो बन के उभरा है। ये जो क्लाइव था, इसको एक ज़मीनी फोर्स लेकर, लैंड फोर्स लेकर भेजा जाता है कि तुम जाओ रिकैप्चर करो कैलकाटा को, और इसकी मदद करने के लिए एक नेवल फोर्स भेजी जाती है वॉटसन के अंडर में, एडमिरल वॉटसन के अंडर में। अब ये दोनों चलते हैं और ये अपने आगे पहुंचने से पहले अपने दूत रवाना कर देता है कि जाओ बंगाल के अंदर जितने नवाब को फाइनेंस करने वाले लोग हैं उन सबको पकड़ो, उन सब से संधि कराओ। तो जब तक क्लाइव कलकत्ता की बाउंड्री तक पहुंचता है तब तक इन लोगों के बीच में एक सेटलमेंट हो चुका होता है कि ठीक है, स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड, जो हुआ उसे भूल जाएं। तो स्टेटस को के अंदर क्लाइव सबसे पहले अटैक करता है, ये फ्रांसीसी जो सेटलमेंट था इसको सप्रेस करता है। इसी बीच में 1761 के अंदर जो लड़ाई होती है वो होने वाली है। उसके पहले जो मुग़ल एम्परर हैं
शाह आलम टू वो अवध के नवाब के साथ मिलकर इनकी बाउंड्रीज़ के पास तक आते हैं, बंगाल की बाउंड्रीज़ के पास तक। तो सिराज भैया धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं। सिराज, इसके जस्ट पहले की बात है, सॉरी अभी मुग़ल नहीं आए, पहले वो बैटल ऑफ पलासी ले लें। सिराज भैया जो हैं वो खूब कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ों को दबाए। तो किसी तरह से एक बैटल की तैयारी होती है, बैटल ऑफ पलासी 1754 कि 1757, 1754 इज़ डिफरेंट थिंग। तो 1757 के अंदर एक नदी के किनारे ये लोग खड़े होते हैं, नॉर्थ के हिस्से के अंदर सिराज की फोर्स है और पूरा हॉर्स शू शेप के अंदर, तुम लोगों को पता भी है, शाबाश है, ऐसे हॉर्स शू शेप के अंदर अलग अलग लोगों की कमांड खड़ी है अंडर सिराज। क्लाइव साउथ में है, छोटा सा टुकड़ा लेकर, छोटी सी फोर्स लेकर। जितना ये आर्च था इसमें 90% सेना भाग जाती है, सिराज हार जाता है, सिराज भागता है वहाँ से और अंग्रेज़ इसको हरा देते हैं और सिराज को बीहेड कर दिया जाता है। सिराज के एक रिलेटिव थे मीर जाफ़र। अब ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था बंगाल के चुनावों में, क्योंकि बंगाल है और ये बंगाल की स्टोरी है। सो मीर जाफ़र का एक पुत्र रहता है मीरान, उसके आदेश के ऊपर सिराज की हत्या कर दी जाती है। मीर जाफ़र वॉज मेड द न्यू नवाब। वो पहले भी बनना चाहता था क्योंकि वो अली वर्दी खान का साला था, जिन्हें सिराज का मामा, मतलब सिराज का मामा नहीं था, सिराज की माँ का मामा था। सो दैट वॉज अ रिलेशन। तो खैर ये हत्या हो जाती है। मीर जाफ़र वॉज प्लेस्ड। इसी बीच में जब इनको लगता है मुग़लों को कि यार मौका अच्छा है, चलो अपन अटैक करते हैं, तो मुग़ल्स शाह आलम टू के अंडर में अटैक करते हैं अलॉन्ग विद अवध की फोर्सेस। सो मीर जाफ़र कॉल्ड क्लाइव की हमारी मदद करने आओ। तो क्लाइव अपनी फोर्स लेके आगे बढ़ता है। जब अंग्रेज़ देखते हैं कि यार इनके पास, जब मुग़ल देखते हैं कि इनके पास तो अंग्रेज़ भी हैं, तो मुग़ल लौट जाते हैं, लड़ाई नहीं होती। इससे खुश होकर मीर जाफ़र क्लाइव को 24 परगना की जागीर देता है। तो क्लाइव को देता है, अंग्रेज़ों को नहीं देता। तो इनिशियली क्लाइव के पास वो टेरिटरी आ जाती है। चंद्रनगर जो फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी कब्ज़ा करता है। यहाँ पर क्लाइव की तबीयत बिगड़ना चालू हो जाती है, तो क्लाइव वापस चला जाता है। क्लाइव वापस चले जाता है, 2-3 लोग और गवर्नर बनते हैं वहाँ के बंगाल के। इस बीच क्लाइव को वहाँ गवर्नर बना दिया गया। अब होता यह है कि मीर जाफ़र जब काम करना चालू करते हैं तब उनको पता चलता है वास्तव में ख़जाने की हालत तो ऐसी है, हम तो पेट्रोल सस्ता कर ही नहीं सकते, हमें तो और पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, हमें और टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ख़जाने की हालत ऐसी है, बाहर बैठे पता नहीं चल रहा था। तो मीर जाफ़र भी कंट्रोल करना चाहते हैं अंग्रेज़ों को। तो मीर जाफ़र वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज दमाद मीर कासिम। मीर कासिम यंग बंदा था, एग्रेसिव था। मीर कासिम बोलता है, बोले यार अपन सबसे पहले तो अपनी कैपिटल यहाँ से हटाएं। बंगाली नवाबों की कैपिटल मुर्शिदाबाद है। दे वांट टू स्विच ओवर टू मुंगेर इन बिहार, इनलैंड। तो साथ ही साथ में वो अपने साथ फॉरेनर्स सोल्जर्स को भी एम्प्लॉय करना शुरू करता है। अंग्रेज़ों को कुछ समझ में आ जाता है तो वो कासिम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। कासिम वहाँ से भागता है, एग्जाइल में भेज दिया जाता है उसको। कासिम अपनी छोटी सी टुकड़ी लेकर शाह आलम टू जो भगौड़े थे उनके साथ जाके मिल जाता है और अवध के नवाब के साथ मिल जाता है। इस बीच वापस मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। तो मीर जाफ़र सेकेंड टाइम नवाब बन जाते हैं। मीर कासिम, शाह आलम टू और शुजा-उद-दौला जो उस टाइम पर अवध के नवाब थे, जो 1761 की डिबैकल के बाद में अपनी फोर्सेस इकट्ठी करके घूम रहे थे, उनसे बोलता है कि बोले साहब मुझे बंगाल चाहिए, वट एवर द ट्रीटी दे में हैव। ये तीनों फोर्सेस मिलकर आती हैं। ब्रिटिश फोर्सेस अंडर मेजर मुनरो जाती हैं। वान स्टार्ट इस टाइम पर गवर्नर हैं और ये लड़ते हैं आपस में और बैटल ऑफ बक्सर होती है, जहाँ फाइनल बैटल कहलाती है, जहाँ ये तीनों फोर्सेस अल्टीमेटली हार जाती हैं। बहुत सारी बैटल्स हैं इसमें, फाइनल इज बक्सर। इस बीच जब अंग्रेज़ों को इंग्लैंड में पता चलता है कि ऐसा हो रहा है तो क्लाइव को वापस भेजा जाता है कि क्लाइव भैया जाओ और सेटल करो। क्लाइव जब पहुँचते हैं तब तक बैटल ख़त्म हो चुकी है। क्लाइव इलाहाबाद में बैठते हैं और इन दोनों फोर्सेस को बुलाते हैं। कासिम भाग चुका है। कासिम के बारे में कहा जाता है कि कासिम दिल्ली के आसपास किसी एक इलाके के अंदर बेहद गरीबी के अंदर मर जाता है। अब दो पार्टी बचती हैं, एक है अवध के नवाब और एक है मुग़ल एम्परर शाह आलम टू। वो दोनों हार चुके हैं। हार गए मतलब राजपाट अंग्रेज़ों का हो गया। क्लाइव इस टाइम पर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालता और क्लाइव अवध के नवाब से बोलता है कि मैं तुम्हें पूरा अवध वापस कर रहा हूँ, तुम मेरी तरफ से राज करो, मेरी तरफ से राज करो। हार तो गए हो तुम। बोले बदले में मुझे इलाहाबाद दे दो और जो मेरा खर्चा हुआ इतने लाख रुपए का वो दे दो। अवध के नवाब खुशी खुशी मान लेते हैं। इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास की डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा ये उसको दे देते हैं और साथ में वॉर इंडेमनिटी भी देते हैं। शाह आलम टू भगोड़े थे, वो डरते थे कि अगर मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरी हत्या हो जाएगी। सो शाह आलम टू को बोला जाता है कि भैया तुम्हारे पास किला नहीं है, तुम्हारे पप्पड़ कक्कड़ दादा ने, अकबर ने इलाहाबाद का किला बनाया था, तुम इसमें रहो, इसमें ऐश करो, मस्ती छानो और इलाहाबाद के किले के अंदर साथ ही साथ में हम तुमको सालाना इतना रुपया देंगे पेंशन के तौर पर, तुम हमारे गुलाम। सो शाह आलम टू को इलाहाबाद का किला मिल गया। अवध के नवाब को अवध वापस मिल गया।
अब क्लाइव बोलता है देखो भैया हमने तुम लोगों को बड़े अच्छे से दे दिया, अब हमको चाहिए दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब है टैक्स कलेक्शन का राइट, क्योंकि प्रॉब्लम टैक्स से शुरू हुई थी कि टैक्स क्या है। तो दीवानी राइट्स ऑफ बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, इन टेरिटरीज का दीवानी राइट क्लाइव ले लेता है और शाह आलम 2 दे देता है। इसलिए 2 नाम, फर्रुख सियार और शाह आलम 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस यहाँ से शुरू होता है बंगाल के ऊपर, बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाली टेरिटरी के अंदर अंग्रेज़ों का असली राज। क्लाइव की तबीयत फिर खराब हो जाती है, क्लाइव चले जाता है और अगला बंदा आता है जो इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, आके देखते हैं कि बोले यार ये तो मामला ही गड़बड़ है। बोले यहाँ पर क्लाइव ने जो सेटलमेंट कर रखा है किस तरह से टैक्स वसूल करना है, टैक्स वसूल करने की प्रॉपर्टी मिल गया था, लेकिन क्लाइव के पास कोई फोर्सेज नहीं थी, कोई सिविल सर्विसेज नहीं थी। सो क्लाइव ने एक अरेंजमेंट किया था जिसे कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। अब वो सिस्टम ये था कि नवाब की जो फोर्सेज होंगी वो टैक्स कलेक्ट करेंगी और टैक्स कलेक्ट करके ख़जाने में जमा करेंगी। इसके लिए उसने 2 डेप्यूटी नवाब अपॉइंट किए थे। एक डेप्यूटी नवाब था बंगाल का जिसका नाम पूछा जाता है, एक डेप्यूटी नवाब था बिहार का राजा शिताब राय, उनके भी नाम पूछे जाते हैं। सो ये नाम भी आप याद करेंगे। तो क्लाइव के बाद जब ये पहुँचता है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो बोलता है यार ये कुछ मामला गड़बड़ है, दिस इज समथिंग रॉन्ग, बोले इसके अंदर कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। सो वॉरेन हेस्टिंग्स इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर देता है और एक पोस्ट खड़ी करता है बाय द नेम ऑफ कलेक्टर। सो कलेक्टर की पोस्ट अब आपके पास आ गई जिसके लिए आप इच्छुक है। सो वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम पे 1772 के अंदर ये काम होता है। अभी तक जितने गवर्नर थे वो फ्री हैंड काम करते थे, कंपनी के लोग थे, कहीं से कहीं तक इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल नहीं होता था। बट यहाँ पर कंपनी हो गई दिवालिया, इतनी सारी वॉर्स और बैटल्स लड़ते लड़ते, और सिर्फ यहाँ नहीं लड़ रही, वो दुनिया भर में लड़ रही थी, नेवल वॉर्स भी चल रही थी। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ पैसे डिमांड करती है कि साहब हमको कुछ पैसा दे दो। बोले क्यों दे दें भैया तुमको पैसा? बोले पैसा इसलिए दे दो क्योंकि हम हो गए दिवालिया, हमारे पास खर्चा करने को पैसा नहीं है, और अगर हम खर्चा नहीं करेंगे तो हमारी ये जितनी टेरिटरीज हैं चली जाएंगी। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है कि अगर हम आपको पैसा देंगे, ये पैसा कोई हम अपनी जेब से तो दे नहीं रहे, जो आप पे एहसान जताएं हम ये पैसा तो जनता का पैसा दे रहे हैं, तो हम आपकी कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो 1773 में पहला एक्ट आता है कंपनी के लिए, दैट इज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इस रेगुलेटिंग एक्ट से एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कैलकाटा के अंदर टू सॉल्व ऑफ द डिस्प्यूट्स। साथ ही साथ में जो गवर्नर रहता है उसको पोस्ट को नाम दे दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यहाँ पर यूनिफिकेशन का काम शुरू होता दिखना चालू होता है। सो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर पहला बंदा आता है और इसकी जो अपनी ऑटोनॉमी होती है उस ऑटोनॉमी को ख़त्म करने के लिए एक काउंसिल भी बनती है 4 मेंबर की। सो 4 मेंबर काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन हिज एग्जीक्यूटिव मैटर्स और लेजिस्लेटिव मैटर्स। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अभी भी वॉरेन हेस्टिंग्स के पास है, ही कैन टेक एनी डिसीजंस व्हाटएवर ही वांट्स टू। मीनवाइल थोड़े पंगे और फंसना चालू होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। एक्सक्यूज मी। सबसे बड़ी जो खतरनाक बात होती है अभी जो हम बात कर रहे थे कि अंग्रेज़ों के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रोहिल्लाज आके बसे हुए थे और ये अवध को भी तकलीफ देते थे। सो अवध की ट्रीटी हो चुकी थी अंग्रेज़ों के साथ। तो ये जो अवध की ट्रीटी थी इसके अंदर अवध को ऐसा लगता है कि रोहिल्ला अब अटैक करने वाले हैं। सो मीरानपुर कटरा की बैटल कहलाती है, जब वो बोलते हैं कि साहब हाँ अब हमारे पास ये लोग अटैक करने वाले हैं और आपकी हमसे ट्रीटी है, आप आओ हमारी मदद करने के लिए। सो वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ पहुँचते हैं और लड़ाई बिड़ाई होती नहीं है, रोहिल्लाज आते नहीं है, बट फिर भी एक छोटी मोटी जो भी स्कर्मिश हुई है हो ही होगी। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जाने के पहले बोलते हैं कि साहब मैं तो आया था, अब मेरे को खर्चा पानी दो, मेरे घोड़े जो हैं वो हवा में थोड़ी चलते हैं, उनको खाना पानी लगता है। सो यहाँ पर अवध के नवाब बोलते हैं मेरे पास तो पैसा है नहीं और तुमने जो काम किया है वो ऐसा कुछ काम किया नहीं है। बोले ना ना तुमको तो देना पड़ेगा। सो वॉरेन हेस्टिंग जो क्वींस होती थी उनके महलों में घुस जाते हैं, उनके जेवर लूट के चले जाते हैं। दैट वाज द केस दैट वाज फाइल्ड अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स पॉलिटिकल ऑफिस से। सो रोहिल्ला का ये काम हो जाता है। साइमल्टेनियसली जो मराठास थे इसके अंदर पेशवा सिस्टम धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है और राघोबा अपना असर्शन दिखाते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर मतलब दैट इज़ पेशवा बनूंगा। सो वहाँ पे जो बंगाल बॉम्बे के जो गवर्नर थे उन तक पहुँचता है वो। बॉम्बे के गवर्नर कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। ये मामला पहुँचता है वॉरेन हेस्टिंग्स के पास। वॉरेन हेस्टिंग्स इस मामले को पलट देता है और बोलता है कि बोले नहीं ये मामला नहीं चलेगा, हम तो पेशवा का साथ देंगे। ये मामला इंग्लैंड पहुंच जाता है और इंग्लैंड से आदेश आता है कि नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इस वजह से शुरू होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसमें अंग्रेज़ एक तरह से थोड़ा सा वीक रहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रीटी हुई है उनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहली ट्रीटी है
ट्रीटी ऑफ सूरत जो राघोबा की थी, जिसके अंदर राघोबा को बॉम्बे गवर्नर ने बोला था हम तुम्हें मदद करेंगे। फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर है 76 की, जिसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स बोलता है कि हम पेशवा की मदद करेंगे। कन्फ्लिक्ट हो गई दो गवर्नर्स के बीच में, एक गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। देन फिर फाइनली ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है जो सिंधिया के साथ होती है, और ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है जो पीस ट्रीटी कहलाती है, जिससे ये लोग 10-20 साल तक के लिए अब शांति का मामला रखेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सो ये क्लाइव के बाद में स्टेबिलिटी लाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे बड़ा काम था। लेकिन वहीं पर पहले एक बार अंग्रेज़ों से लड़ाई के लिए मैसूर स्टेट में एक बंदा हुआ करता था बाय द नेम ऑफ हैदर अली। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में साउथ इंडिया के अंदर पहले एक लड़ाई हो चुकी है। अब वो जो लड़ाई थी दैट वाज कहा जाता है कि उसमें ट्रीटी हो गई थी, बट हैदर अली वाज विक्टोरियस। इसी टाइम पर हैदर अली सेकेंड टाइम लड़ाई छेड़ देता है, और हैदर अली चूँकि उसकी तबीयत ख़राब थी, कहा जाता है कि वो सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और बीच लड़ाई में हैदर अली की डेथ हो जाती है ड्यू टू कैंसर। क्वेश्चन मार्क कि कैसे पता चला था कि कैंसर है, व्हाटएवर, ट्यूमर भी हो सकता है। तो टीपू उनके बदले में लड़ाई लड़ता है, और जब अंग्रेज़ों को लगता है कि हम दो जगह पर एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं, एक तरफ मराठास भी हैं, एक तरफ मैसूर भी है, तो वी कैन नॉट हैंडल, सो मैसूर के साथ एक ट्रीटी हो जाती है इनकी बाय द नेम ऑफ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सो दैट इज़ वॉरेन हेस्टिंग्स, कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाना चालू कर दिया। इसी टाइम पीरियड पर एक और लड़ाई छिड़ने वाली होती है, मतलब मामले तो बड़े ख़राब होते रहते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को इसको देखना पड़ता है। तो कुछ रिवोल्ट्स इसके टाइम पर होना चालू हो जाते हैं, जैसे चुआर रिवोल्ट है, सन्यासी रिवोल्ट है, अभी से रटना चालू कर देना। तो चुआर रिवोल्ट और सन्यासी रिवोल्ट इसके टाइम पर होते हैं। सन्यासी रिवोल्ट वो है जो आनंद मठ नाम की जो पत्रिका छपती थी उसके अंदर उसका प्लॉट दिया गया है। सो दैट इज़ द केस ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो मामला था वो बड़ा गंभीर था। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि जब ये गवर्नर थे तो एक बंदा इनके पीछे पड़ा हुआ था कि तुम ये करप्शन करते हो। नवाबों की पेंशन का मामला था और दूसरे मामले थे, तो उसका मुद्दा वो उठाता था। उसको ये फंसा देते हैं 400 BC के केस के अंदर, और 400 BC के केस के अंदर ये कोर्ट से उसको फांसी दिलवा देते हैं। यस, 400 BC के केस में उसको फांसी हो जाती है। ये केस भी वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ उठा था। सो वॉरेन हेस्टिंग्स जब वापस पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस होते हैं, और वो सारे केसेस लड़ते लड़ते वॉरेन हेस्टिंग अपनी पूरी संपत्ति गंवा देते हैं। अल्टीमेटली ही वॉज एब्सॉल्व, मतलब उनको बरी कर दिया जाता है सारे केसेस से, नाक बचाने के लिए अंग्रेज। एंड वॉरेन हेस्टिंग्स चले जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो तगड़ा बंदा वापस आता है दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग्स जा रहे होते हैं तो अंग्रेज अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये देखते हैं कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट ला के कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, वी हैव टू कंसोलिडेट दैट एक्ट। सो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके अंदर पुराने जितने एक्ट्स थे उनको कंसोलिडेट किया जाता है, कंट्रोल मैकेनिज्म तगड़ा लेकर आते हैं। और फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका है इनके टाइम पर। अब इसी बीच में उधर अंग्रेज़ों को ये लगने लगता है कि हाँ, मराठाओं के साथ तो हमारी ट्रीटी चल रही है, लेकिन टीपू सुल्तान को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और टीपू ब्रिटिश सजरेंटी के अंदर एक पोर्ट टाउन था, उसको कैप्चर करना चाहता था। उसके पास एक्सेस नहीं थी समंदर की, तो उसके चक्कर में एक लड़ाई छिड़ जाती है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट लड़ाई, एंग्लो मैसूर थर्ड। इसके अंदर निज़ाम, वही निज़ाम जो मुग़लों के प्राइम मिनिस्टरों ने बनाया था, वहाँ के जो निज़ाम थे वो जाके वहाँ लड़ाई करते हैं दोनों मिलके। और कॉर्नवालिस जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी सारी टेरिटरीज जीत लेता है, और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, जिसके अंदर इसके दो बेटों को और बहुत सारे पैसे को और बहुत सारी टेरिटरीज को अंग्रेज़ अपने हिस्से में ले लेते हैं। और टीपू के बारे में कहा जाता है कि उसका पावर रिड्यूस्ड हो गया। सो दैट इज़ एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड जो इसके टाइम पर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इसका, इसने जुडिशियरी के लिए किया है, जिसके अंदर ये कोड एस्टैब्लिश करता है। सो इसको कहा गया कॉर्नवालिस कोड जुडिशियरी का। इसके पहले क्लाइव ने भी काम किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी काम किया है। तो पहले हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉज बन चुके थे, लोकल अदालतें सेटल हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे अब जो काम हुआ दैट इज़ अ कोड मेड बाय द कॉर्नवालिस, मेड बाय मिस्टर कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। साथ ही साथ में इसको एक और चीज़ लगती है कि बोले मेरे पास जो ये टेरिटरीज़ हैं, इन टेरिटरीज़ के अंदर जो जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, इनको हम सालाना ठेका देते हैं कि ये टेरिटरी का तुम्हारा ठेका है, अब इसमें इतने हमको पैसे दो। सो इसके ऊपर वो 10 साल बंदोबस्त 10 ईयर सेटलमेंट शुरू करता है कि हम आपको अब ये 10 साल के लिए ठेका देंगे एक जगह का। अब उस जगह के ऊपर आपको टैक्स देना है तो 10 साल तक का आपको एक ही टैक्स दोगे ताकि ज़मीन भी अच्छी हो सके। मैनी केसेस वेयर दे, मैनी पॉजिटिव्स वेयर दे। 2-3 साल गुजरने वाले होते हैं तो कॉर्नवालिस इसको शिफ्ट कर देता है और बोलता है कि परमानेंट सेटलमेंट होगा। सो परमानेंट सेटलमेंट ये चालू करता है ताकि रेवेन्यू स्टेबलाइज हो सके, रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रेगुलेशन हो जाता है, काफ़ी सारे काम और करता है ये। इसके टाइम पर
एक बंदा हेनरी डेरेजियो कलकत्ता पहुंचता है और वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चालू करता है। बहुत जल्दी उसकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन उसके जो आइडियाज़ थे दे वे रेडिकल। जो पुरानी सभ्यता थी, उस सभ्यता के अंदर वो एक ख़तरनाक चेंज लाने की कोशिश करता है। और उसके जो फॉलोअर्स थे दे वे नोन एज डेरेजियंस, हेनरी विवियन डेरेजियो। जल्दी डेथ हो गई, लेकिन वो लोग फिर भी एक्टिव रहते हैं। इसी टाइम पीरियड पर पेपर छपना चालू हो जाते हैं और वीर पांड्या कोट्टा बोम्मन के अंडर में एक रिवोल्ट होता है साउथ इंडिया में, दैट इज़ नोन एज कोट्टा बोम्मन रिवोल्ट। सब सप्रेस कर दिए जाते हैं। सो यहाँ पर ये जो रिवोल्ट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से करके रखना है। इसके बाद में सर जॉन शोर आते हैं, और सर जॉन शोर जब आते हैं तो 1893 में इनके साथ में एक चार्टर एक्ट आता है। अंग्रेज़ बोलते हैं कि अब आपको वहाँ पे गवर्नेंस इसके हिसाब से करनी है। तो पहले आपके एक्ट्स आ चुके हैं, अब आ गया चार्टर एक्ट फर्स्ट। और फिर उन्होंने बोला कि ये एक्ट को हम 20 साल तक देखेंगे और 20 साल के बाद हम दूसरा चार्टर देंगे। सो दैट इज़ दी फर्स्ट ऑफ द चार्टर एक्ट 1। नाउ नेक्स्ट जो बंदा था दैट इज़ लॉर्ड वेलेस्ली, अगेन बड़ा नाम और बहुत ख़तरनाक बंदा। बेसिकली एक पॉलिसी हुआ करती थी, वो पॉलिसी ये थी कि अगर हम आपसे संधि कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर या हमारे कोई दूसरे संधि वाले दोस्त के ऊपर अटैक नहीं करोगे, और साइमल्टेनियसली अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम बचाने आएंगे, हम पे कोई अटैक करेगा तो आप बचाने आओगे। तो परपेचुअल संधि है। इसका इस्तेमाल वेलेस्ली करना शुरू करता है। तगड़ा काम होता है, इसको कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। अलायंस तो है, कैसी है? सब्सिडियरी, छोटे हो तुम, हमें जो मदद करने की जरूरत होगी वो तुम करोगे। सो वेलेस्ली इज कंसिडर्ड एज द एप्लीकेटर ऑफ सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस पहले भी यूज़ किए, क्लाइव ने भी यूज़ किए, हेस्टिंग्स ने भी यूज़ किए, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला बंदा है सब्सिडियरी अलायंस का, दैट इज़ लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली सबसे पहला जो था वो निज़ाम को फोर्स करता है, बहुत सारे लोगों को ये अपने फोर्स में ले लेता है। तो एकदम से सडनली, अभी तक अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? टेरिटरी को कब्जे में ले रहे थे। वेलेस्ली ने दिमाग तगड़ा लगाया और उसने बोला कि बोले यार कब्जे में लेने से अच्छा है सब्सिडी अलायंस बना लो, लड़ाई भी नहीं होगी और बंदे भी अपने हो जाएंगे। तो सब्सिडी अलायंस कर लेता है और उससे सडनली एक्सपांशन हो जाता है प्रो ब्रिटिश टेरिटरीज़ का। तो जहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रिटिश टेरिटरीज बटी हुई थी, वहाँ पे एक डुअल सिस्टम, अब जो हमको लास्ट टाइम पे एग्जाम मतलब जब हम आज़ाद हुए थे और उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट से ब्रिटिश टेरिटरीज थी, वो ये कंसेप्ट है कि जितने लोगों ने साइन कर दिया वो ब्रिटिश के डायरेक्टली अंडर में नहीं थे, बट हाँ फिर भी अंडर में थे। अब यहाँ पर फिर से पंगा शुरू होता है। तो इस टाइम पीरियड पर एंग्लो मराठा वॉर फिर हो जाती है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है इस टाइम पर और ब्रिटिश लोग हरा देते हैं। यहाँ पर अलग अलग ट्रीटीज़ होती हैं। ट्रीटी ऑफ बासेन है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव है और ट्रीटी ऑफ देव गांव है। ये तीनों ट्रीटी लिख के रखोगे कि किस किस के साथ हुई थी। होलकर्स के साथ, सिंधियाज के साथ, भोंसलेस के साथ, कौन सी ट्रीटी किसके साथ हुई है। वहीं पर जब सेंचुरी का एंड आ रहा होता है सो टीपू सुल्तान फिर अपने आप को असर्ट करता है और फाइनल बैटल दैट इज़ फाइनल वॉर दैट इज़ एंग्लो मैसूर 4 शुरू होती है। इसके अंदर टीपू की डेथ हो जाती है 1799 में और ब्रिटिश उस टेरिटरी को पूरा अक्वायर कर लेते हैं और वोडियार्स जो ओरिजिनल किंग्स थे वहाँ के, उनको वापस से राजपाट सौंप देते हैं। सो दैट इज़ अबाउट योर लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन यहीं पर साउथ इंडिया के अंदर जो कोट्टा बोमन रिवोल्ट दिखा था हमने, उसके बाद में बहुत सारे और रिवोल्ट चालू हो जाते हैं। अलग अलग मुद्दे थे लेकिन अल्टीमेटली दीज वे टारगेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर पॉलिसीज। पाइक रिवोल्ट था, पॉलीगर रिवोल्ट था और त्रावणकोर रिवोल्ट, पीपीटी। सो पीपीटी प्रेजेंटेशन वेलेस्ली के टाइप पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से राजा के अंडर में कौन सी ट्रीटी हुई थी। यहाँ एक चीज़ खास मैं बताऊँगा कि ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे फ्रांस के अंदर रिवोल्ट हो चुका है, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो चुका है। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद वहाँ की सरकारें बदल चुकी हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का राज आ गया है। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट का राज है, टीपू सुल्तान को हराने में वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली बहुत बड़ा काम करेगा और आर्थर वेलेस्ली के अंडर में नेपोलियन बोनापार्ट हारेगा। जो बैटल ऑफ वाटरलू है वो आर्थर वेलेस्ली की है। सो वेलेस्ली ब्रदर्स, इंटरनेशनली आर्थर वेलेस्ली बड़ा नाम है, नेशनली लॉर्ड वेलेस्ली बड़ा नाम है। तो ये होता है वेलेस्ली का। इसके बाद में फिर कॉर्नवालिस को भेजा जाता है, बट कॉर्नवालिस आते हैं मर जाते हैं हमारे, ठीक है, ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू डाई इन द ऑफिस। दैन सर जॉर्ज बार्लो को भेजा जाता है। इस टाइम पर जो इसके बच्चे थे टीपू सुल्तान के, इनको वेल्लोर नाम के शहर में रखा जाता है। तो टीपू सुल्तान की बेटी की शादी थी, उस बेटी की शादी में वहाँ पे जितने सैनिक थे उन सब शामिल हुए और रात को जो वेल्लोर जगह था, फोर्ट था, उस वेल्लोर फोर्ट के अंदर ये लोग म्यूटिनी कर देते हैं, अंग्रेज़ों को मार देते हैं और कुछ लोग भागते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। पड़ोस में जो दूसरी गैरिसन थी वहाँ से फोर्सेस आती हैं, लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं। अल्टीमेटली ये होता है कि एवरीबडी वाज किल्ड और वहाँ से टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे उनको वहाँ से शिफ्ट करके कोलकाता भेज दिया जाता है एग्जाइल में कि अब तुम यहाँ पे और दंगे नहीं भड़काओगे और लोगों को गड़बड़ नहीं करोगे। 20 साल होने वाले होते हैं पहले चार्टर एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट चलते चलते। सो मिंटो, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट
मिंटो एक और आएंगे। लॉर्ड मिंटो 1 आते हैं और इनके टाइम पर चार्टर एक्ट 2 आता है 1813 का। इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा मामला चर्च की तरफ झुका हुआ होता है डायरेक्टर्स का। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, यहाँ पर फॉरेन मिशंस भेजे जाते हैं, नेवल वॉर्स शुरू होती हैं और त्रावणकोर का रेबेलियन होता है। साथ ही साथ में एक नई फोर्स खड़ी हो रही होती है अंडर महाराजा रंजीत सिंह इन द एरिया ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड कश्मीर। इस बेल्ट के अंदर महाराजा रंजीत सिंह बहुत पावरफुल हैं और एक ट्रीटी उनके साथ ये करता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके अंदर एरियाज़ को कंट्रोल किया जाता है। नेपोलियन पूरी यूरोप को जीतना चाहता था, तो फ्रेंच और इंग्लिश राइवलरी इस समय भी तगड़ी है, लेकिन इंडिया में से फ्रांसीसी ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ी सी टेरिटरीज में बचे हैं। सो इस टाइम पर नेवल वॉर शुरू करता है बंदा, और नेवल वॉर्स में अलग अलग जो आइलैंड्स थे वो सारे आइलैंड्स कैप्चर करते हैं, तो नेवल वॉर्स के लिए जाना जाता है बंदा। देन भेजा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को, दैट इज़ मार्क्वीस ऑफ हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स भैया बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स जो आज़ाद हो चुके थे या जो बड़े राजाओं के अंडर में राजा हुआ करते थे, उन सब को भी अपनी सब्सिडी अलायंस में ले लेता है, काफ़ी सारों को। और साथ ही साथ में इनके साथ बंदों को भेजता है। नेपाल से थोड़े पंगे चल रहे होते हैं, तो नेपाल वॉर होती है, फर्स्ट नेपाल वॉर। नेपाल वॉर के बाद काफ़ी टेरिटरीज ही कब्जे में ले लेते हैं, वो आज भी हैं। और फाइनल बैटल छिड़ जाती है द फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर। कुछ किताबों में सिर्फ 3 एंग्लो मराठा वॉर हैं, एक को एक्सटेंशन बोला जाता है। सो चौथी लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके अंदर ट्रीटी ऑफ मंदसौर में होलकर महिदपुर में हार जाते हैं, बप्पा साहब भोसले सीताबल्दी के अंदर हार जाते हैं और ट्रीटीज़ हो जाती हैं। इस बंदे ने सबसे पहले, प्रेस तो थी, पेपर छपा करते थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी में छपा करते थे, तो इस बंदे ने आके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को थोड़ा सा लिबरेट कर दिया कि हाँ अब आप थोड़ा सा लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हो। और इसी टाइम पर इसी मुद्दे के ऊपर इसको रिज़ाइन करना पड़ा था शायद, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। जब मराठास वीक हो गए तो मराठा फोर्सेस के साथ कई सारे लुटेरे डाकू मर्सिनरीज भी शामिल हुआ करते थे। उनमें से एक कौम हुआ करती थी पिंडारीज। ये सेंट्रल इंडिया के अंदर बहुत पावरफुल हुआ करते थे और इनको हराने के लिए अंग्रेज़ों को जान लगानी पड़ी और अल्टीमेटली पिंडारीज को हरा दिया गया, मार दिया गया। और एक रिवोल्ट होता है इनके टाइम पर, एक नहीं 2 रिवोल्ट होते हैं, एक भील रिवोल्ट था, एक रामोसी रिवोल्ट था। भील रिवोल्ट के बारे में ये था कि भील्स एक क्रॉस रोड में फंस गए थे। अगर नॉर्थ से फोर्स को साउथ जाना है तो वो जिस टेरिटरी से गुजर के जाती थी वो भील टेरिटरी थी, या साउथ से किसी को नॉर्थ आना है तो भील टेरिटरी थी। अगर गुजरात साइड ट्रैवल करना है सेंट्रल इंडिया से तो भील टेरिटरी थी। तो जितनी फोर्सेस आती जाती थी वो उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ करती थी। सो मराठास भी एट्रोसिटीज़ करते थे और मराठास के साथ साथ उसके पहले मुगल्स करा करते थे। सो अब अंग्रेज़ों का जब मामला फंसना चालू हुआ, मराठा हारने चालू हुए, तो मौका देख के भीलों ने रिवोल्ट किया था। सो एक रिवोल्ट यहाँ पर इनका है, भील रिवोल्ट। एंड देन एक है आपका, कौन सा था, रामोसी रिवोल्ट। सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे तो शायद ये सेंचुरी ख़त्म कर देंगे। फटाफट रिवीजन मारो। रिवोल्ट्स पे पहले ध्यान दो, रिवोल्ट्स पहले, बाद में बंदे का नाम, उसने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए वो बाद में। क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस प्लीज़। क्या हो गया? नो क्वेश्चंस। एनीबडी एल्स? करो, अच्छे से करो इसको। और आज से मॉडर्न हिस्ट्री के 3 रिवीजन मारने हैं आपको। सो रिवोल्ट के साथ गवर्नर जनरल लेके चलो, मेजर वॉर्स एंड बैटल्स कब कब हुई, कारण क्या था, उसको ध्यान में रखो। कौन से पेपर पब्लिश हुए उनको ध्यान में रखो। गवर्नर जनरल पे फोकस कंप्लीट उधर से मत करना, फोकस रिवर्स साइड से करना, उल्टा। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर बिल्डअप कारण क्या है वो हमें देखना पड़ेंगे। एनीवन? इतने सारे लोग हो यार, 6 लोग हो तुम लोग। 6 लोगों का नाम से बुला सकता हूँ, 60 होंगे तो फिर तो नाम भी नहीं ले पाएंगे हम, है ना। चलो, सी यू देन। शाम वाली क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास में फंडामेंटल राइट्स DPSPs की लेने वाला हूँ, है ना। ओके देन, टेक केयर एंड बाय बाय।